So hello everyone. So this is CA सानिध्य सराफ, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हो, बढ़िया हो, प्रिपरेशन से एकदम अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है। तो फटाफट वीडियो को करो लाइक और चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब अपन करने वाले हैं बैंक ऑडिट के अमेंडमेंट्स। अब देखना सर, बैंक ऑडिट के अमेंडमेंट्स बहुत ही टेक्निकल इन नेचर माने जा रहे हैं इस बार, बट मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ 20 मिनट देना मुझे बेटा, आपका बैंक ऑडिट का अमेंडमेंट्स एकदम सिंपल हो जाएगा। आप बोलोगे सर इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है ना? तो 20 मिनट आप मुझे देना और बैंक ऑडिट का चैप्टर सब एकदम अपना बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है? याद भी कर लेंगे अपन क्लास में। और साथ ही साथ यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब दैट इज समथिंग अंडरस्टूड कि ठीक है यार, एटलीस्ट उतना तो बनता है बॉस, ठीक है? तो देखना सबसे पहले बैंक ऑडिट के अमेंडमेंट्स क्या है। मेजर बैंक ऑडिट का जो अमेंडमेंट है ना इस बार, वो डीटीएल के कंप्यूटेशन में है। डीटीएल का मतलब क्या होता है सर? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है ना? तो आपको अगर याद है कि इस बार का जो एग्जाम पेपर था उसमें भी डीटीएल का क्वेश्चन आया था, डीटीएल के कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी आइटम्स जो होती हैं वो डीटीएल से एक्सक्लूडेड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें डीटीएल में इंक्लूड नहीं होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें डीटीएल में इंक्लूड होती हैं। तो उसके अंदर एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी जिससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, और उसी लिस्ट के अंदर आईसीआई ने कुछ एडिशंस किया है, ठीक है जी? तो आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम लायबिलिटीज इन डीटीएल, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब लॉजिकली सोचना सर, सबसे पहले अगर हम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की बात करें, अगर हम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की बात करें, तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, डिमांड लायबिलिटीज मतलब मोस्टली ये क्या होते हैं पता है? ये आपके करंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट होते हैं। ये मोस्टली आपके करंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट होते हैं, जहां पे मनी इज पेबल ऑन डिमांड, कि कस्टमर ने क्या किया, बैंक में आके पैसा जमा किया, दैट इज पेबल ऑन डिमांड। और उसके अलावा टाइम लायबिलिटीज तो मेनली हमारे एफडीज वगैरह होते हैं, ठीक है? और इनके एग्रीगेट को ही बोला जाता है डीटीएल, दैट इज डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो डिमांड टाइम लायबिलिटीज के अंदर जनरली ना वही सारे प्रकार के, वही सारे लोन्स आने चाहिए जो सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड हो या करंट अकाउंट से रिलेटेड हो या एफडी से रिलेटेड हो। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का लोन होगा तो वो नॉर्मली इसमें नहीं आएगा, वो नॉर्मली इसमें नहीं आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक याद करके रखना, ठीक है? तो कोई भी लोन जो करंट अकाउंट से रिलेटेड है, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है, एफडी से रिलेटेड है, तो नॉर्मली दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कम इन द डीटीएल। इसके अलावा कोई भी चीज सर डीटीएल में नहीं आने वाला है, ये सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे लंबी चौड़ी लिस्ट दी है सर कि क्या क्या चीजें डिटेल में नहीं आएंगी, लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। लेकिन सर लंबी चौड़ी लिस्ट है यार, याद कैसे रखें? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अपन ने बनाया है, एक सिंपल सा फॉर्मूला अपन ने बनाया है। एमबीए दीदी, एमबीए वाली दीदी, एमबीए चाय वाला तो सुना होगा, अब एमबीए दीदी नहीं, दीदी ने लॉन्च किया एमबीए दीदी। एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर, एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर, क्या बात है भाई? एमबीए दीदी भागी पटना लोन लेकर, एमबीए दीदी भागी पटना लोन लेकर, भागी नहीं, रन, रन याद रखना, रन। एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर, क्या बोलोगे? साथ में बोलो, एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर। चलो भाई साथ में बोलो, 5 बार बोलोगे मेरे साथ, रिपीट करोगे। एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर, 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 एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर। अब याद रखिएगा सर, डीटीएल के कंप्यूटेशन में ये चीजें नहीं आने वाली है। तो डीटीएल जब कैलकुलेट किया जाएगा तो जो एमबीए दीदी रन कर चुकी है पटना लोन लेकर, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो सबसे पहले M4, सबसे पहले M4 साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले M4 मार्जिन्स, मार्जिन्स हेल्ड एंड कैप्टन सन्ड्री डिपॉजिट्स, मार्जिन्स हेल्ड एंड कैप्टन सन्ड्री डिपॉजिट्स। अगर बैंक ने कोई भी मार्जिन रखा है, अगर बैंक ने कोई भी मार्जिन रखा है अपने सन्ड्री डिपॉजिट में, तो प्रैक्टिकली वो मार्जिन ना रिफंड नहीं करना होता बैंक को। वो आगे चल के ना क्या होता है, डेटा के साथ एडजस्ट हो जाता है, उस पेमेंट के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो वो मार्जिन रिफंड नहीं करना होता बैंक को, ठीक है ना? वो मार्जिन रिफंड नहीं करना होता बैंक को। और कोई भी पैसा जो बैंक को रिफंड नहीं करना होता ना, वो भी डिटेल में नहीं आता है, ठीक है? तो मार्जिन्स हेल्ड एंड कैप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट्स डीटीएल में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट डीटीएल बैलेंस इंक्लूड्स मार्जिन हेल्ड एंड कैप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट्स, तो उस मार्जिन को अपने को माइनस करना है। उस मार्जिन को क्या करना है सर? अपने को माइनस करना है। अगली चीज बी, एमबीए दीदी यानी बी फॉर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। याद रखिएगा, बी फॉर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, लायबिलिटीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। तो बैंकर कभी कभी क्या होता है सर, इंपोर्टर वगैरह के लिए ना गारंटी दे देता है।
तो बैंकर क्या करता है, कभी कभी सर इंपोर्टर के लिए गारंटी दे देता है जब वो माल इंपोर्ट करता है, और हो सकता है आगे चल के इंपोर्टर वहां डिफॉल्ट कर दे, हो सकता है बैंकर वहां, हो सकता है इंपोर्टर आगे चल के वो वहां पे डिफॉल्ट कर दे, और उसकी वजह से लैबिलिटी किसकी आ जाए सर, बैंक की आ जाए। तो वो लैबिलिटी तो है सर, बट वो करंट अकाउंट के नेचर में नहीं है सर, सेविंग्स अकाउंट के नेचर में नहीं है, एफडी के नेचर में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बैंकर्स, बी फॉर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, लायबिलिटीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन अंडर द बैफ फैसिलिटी, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद एम बी ए फॉर क्या क्या था तुम्हारे मन में, ए फॉर अमाउंट, सर पैसा चाहिए अपने को, पैसा, ए फॉर अमाउंट। तो अगर कोई भी अमाउंट रिसीव किया गया है, अगर बैंक ने अमाउंट कोई भी रिसीव किया है फॉर DICGC, फॉर DICGC, तो आपने सुना होगा कि एक ना इंश्योरेंस का गारंटी दिया जाता है, एक इंश्योरेंस का गारंटी दिया जाता है पार्टिकुलरली जो आरबीआई देती है कि अगर कोई भी बैंक डिफॉल्ट हो गया, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन कुछ भी अगर बैंक डिफॉल्ट वगैरह हो गया तो एक 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाता है, एक 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। या फिर एक एक्सपोर्ट का गारंटी होता है, एक्सपोर्ट का गारंटी स्कीम होता है जिसको बोलते हैं ECGC। तो अगर कोई भी अमाउंट मिला है किस चीज के लिए सर, DICGC के लिए, या फिर अगर कोई भी पैसा मिला है ECGC के लिए, या फिर अगर कोई भी पैसा मिला है इंश्योरेंस कंपनी से एडॉक सेटलमेंट के लिए या कोर्ट रिसीवर के लिए, तो ये जो लायबिलिटीज होती हैं सर ये भी अलग नेचर की होती हैं, तो ये भी डिटेल में काउंट नहीं होगा। तो अगर कोई भी पैसा मिला है किससे, DICGC से, या फिर कोई भी पैसा मिला है सर ECG से, या फिर कोई भी पैसा मिला है इंश्योरेंस कंपनी से फॉर एडॉक सेटलमेंट या कोर्ट रिसीवर वगैरह से, तो ये भी डिटेल में काउंट नहीं होगा। ओके सर, देखो इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर मैं एडवाइस करूंगा किसी भी टर्म की बहुत ज्यादा गहराई में मत जाओ, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, कोई सेंस नहीं बनता। अपने को ये हेडिंग्स याद रखनी है, प्रैक्टिकल सम आएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो बता के रखेगा कि डिटेल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की अपने को माइनस करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले MBA, M फॉर मार्जिन हेल्ड एंड कैप्टन अंडर डिपॉजिट्स, B फॉर बैफ, B फॉर बैफ क्या हो गया, बैफ, बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, ये वर्ड याद रखना। Liabilities arising on account of utilization under BEP facility. A for amount received, पैसा आया किस चीज का, DICGC, ECGC, इंश्योरेंस कंपनीज फॉर एडॉक सेटलमेंट या कोर्ट रिसीवर। D फॉर हमारा फेवरेट चैप्टर, डेरिवेटिव, फेवरेट तो नहीं है सर, मजे ले रहे हो, ठीक है यार, फेवरेट ही होगा। D फॉर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। तो सर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन आपने बहुत किया SFM में, डेरिवेटिव्स AFM में करते हो यार, सॉरी, अब तो डेरिवेटिव्स कि आपने पार्टिकुलरली वो कॉल वगैरह खरीदा, फिर प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस नीचे चला गया, प्राइस नीचे चला गया, आपने अभी तक बेचा नहीं है, तो अनरियलाइज लॉस है, अनरियलाइज लॉस है। तो यार अभी तक आपने बेचा नहीं है, आपका अनरियलाइज लॉस है, तो उस चीज को भी डिटेल से माइनस नहीं करोगे। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के केस में अगर कोई भी नेट अनरियलाइज गेन या लॉस अराइज होता है फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस अंडर द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, तो सर वो भी डिटेल से माइनस नहीं होगा। तो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के केस में अगर कोई भी नेट अनरियलाइज्ड गेन या लॉस होता है दैट इज अराइजिंग फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन अंडर द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, तो वो भी डिटेल से माइनस नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिकॉज यार ये डिटेल नाम से पता चल रहा है ना, डिमांड टाइम लायबिलिटी, तो यार फीलिंग नहीं आ रही ये डिटेल के अंदर आ रहा है बोल के। फिर I4 इंपोर्टर, इंपोर्ट बिल्स, माल हमने इंपोर्ट किया सर, इंपोर्ट बिल्स ओके सर, इंपोर्ट बिल्स। अब क्या है यहां पे, क्या बोला गया, अमाउंट रिसीव्ड इन INR फॉर इंपोर्ट बिल्स, ठीक है जी। अमाउंट रिसीव तो हो गया सर इन INR फॉर इंपोर्ट बिल्स, इंपोर्ट बिल्स का अमाउंट हो तो गया, लेकिन अभी तक फाइनल सेटलमेंट पेंडिंग है, अभी तक फाइनल सेटलमेंट पेंडिंग है। प्रोविजनल रेट्स के बेसिस में सेटलमेंट हुआ है, अभी तक फाइनल रेट फाइनल रेट के बेसिस में सेटलमेंट पेंडिंग है। तो सर अमाउंट रिसीव्ड इन INR फॉर इंपोर्ट बिल्स, और साथ ही साथ अभी सेटलमेंट पेंडिंग है, अभी जो सेटलमेंट हुआ है प्रोविजनल रेट्स के हिसाब से हुआ है, तो अभी भी हम इसे डिटेल का पार्ट नहीं मानेंगे, अभी भी हम इसे डिटेल का पार्ट नहीं मानेंगे, जब फाइनल रेट्स में सेटलमेंट हो जाएगा तब मानेंगे। इंपोर्ट बिल्स, I4 इंपोर्ट बिल्स, amount received in INR for import bills and held in sundry deposits, pending final rates. D for discounting, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग, बैंक ने बिल को डिस्काउंट किया है, लेकिन यहां पे सर बैंक ने बिल डिस्काउंट कराया है, बैंक ने बिल डिस्काउंट करके कस्टमर को दिया नहीं है, बैंक ने बिल डिस्काउंट कराया है किसी एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज अप्रूव्ड बाय RBI, तो पार्टिकुलरली वहां पे बैंक को पैसे वापस देने भी पड़ सकते हैं,
लायबिलिटी है बट डिटेल वाले नेचर की नहीं है, डिस्काउंटिंग की अलग लायबिलिटी है, अलग कैटेगरी की लायबिलिटी है, काउंट मत करो। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बाय ए बैंक बाय एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई नहीं आएगा। फिर एम ये दीदी दीदी, ठीक है ना, दीदी, तो डी आई, वापस से डी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आई फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम रिसीव मिल गया सर, एडवांस में पैसा मिल गया और नॉन रिफंडेबल है। एडवांस में पैसा मिल गया सर, नॉन रिफंडेबल है, एडवांस में पैसा मिल गया सर, नॉन रिफंडेबल है। ऐसा भी डिटेल में नहीं आता, ये भी डिटेल में नहीं आता। तो अगर कोई भी पैसा एडवांस में मिल जाए, नॉन रिफंडेबल हो, एनुअल फीस वगैरह, तो वो भी डिटेल में नहीं आता। और फिर एम बी ए दीदी, भागी भागी भागी, रन रन रन, आर फॉर recoveries, are for recoveries, recoveries from borrowers for bad debts, recoveries from borrowers for bad debts, ठीक है जी। तो पार्टिकुलरली जो भी हमने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना के रखे थे सर, उनसे कोई रिकवरी हो गई है, उनसे कोई रिकवरी हो गई है, तो पार्टिकुलरली ये भी डिटेल की लायबिलिटी में नहीं आएगा। उसके बाद रन यू फॉर unadjusted deposits lying in the link branches, unadjusted deposits lying in the link branches for agency business to the extent not adjusted। साहब हुआ क्या है, मान लो कोई अनएडजस्टेड डिपॉजिट है जो लिंक ब्रांच में पड़ा है, फॉर एजेंसी बिजनेस एक्सटेंड नॉट टू बी एडजस्टेड। तो बेसिकली हुआ क्या है, कोई डिपॉजिट है दैट इज लाइंग विद द लिंक ब्रांच, और लिंक ब्रांच को नहीं पता कि दूसरी ब्रांच ने, किसी दूसरी ब्रांच ने ऑलरेडी सेटलमेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल कस्टमर का डिविडेंड आया था और दूसरे ब्रांच ने डिविडेंड का पेमेंट कर दिया कस्टमर को, अभी तक लिंक ब्रांच को नहीं पता, अभी तक लिंक ब्रांच को नहीं पता। तो यार ठीक है ना, लिंक ब्रांच ने सेटलमेंट नहीं किया, किसी दूसरे ब्रांच ने कर दिया, तो अभी तक लिंक ब्रांच को नहीं पता है, तो दैट विल नॉट क्रिएट ए लायबिलिटी, दैट विल नॉट क्रिएट ए लायबिलिटी। तो अगर अनएडजस्टेड डिपॉजिट है दैट इज लाइंग इन द लिंक ब्रांचेस फॉर एजेंसी बैलेंस बिजनेस एक्सटेंड नॉट एडजस्टेड, ये भी डिटेल के अंदर नहीं आएगा। देन क्या बोला था मैंने, रन 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 एंड फॉर नेट इनकम टैक्स प्रोविजन। तो जो भी अपने नेट इनकम टैक्स प्रोविजन होगी, मतलब ऑल द टैक्स लायबिलिटीज माइनस द क्रेडिट्स, जो भी टैक्स लायबिलिटीज होगा माइनस क्रेडिट्स, वो भी डिटेल में नहीं आएगा। उसके बाद पी फॉर बिकॉज यू नो एमबीए दीदी रन पटना लोन लेकर, तो पी फॉर पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स क्रेडिट बैलेंस इन पी&एल, पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स क्रेडिट बैलेंस इन पी&एल। कैसी कैसी बातें करते हो सर, ये कहां से आएगा डिटेल में, समझ में आता है हमें, तो ये भी नहीं आएगा। और उसके अलावा लोन लेकर भागी, यानी कि लोन लिया, लोन किससे लिया साहब, आरबीआई से लोन लिया, या रीफाइनेंस फ्रॉम एक्सिम, या फिर नेशनल हाउसिंग बोर्ड, या फिर सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नबार्ड, अगर इन सब से भी लोन लिया है तो वो भी सर अलग प्रकार के लोन्स हैं, वो भी डिटेल में नहीं आएगा, वो भी डिटेल में नहीं आएगा। तो ये लिस्ट एकदम मेमोराइज कर लो भाई, बहुत ज्यादा डेप्थ में गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इस लिस्ट को एकदम मेमोराइज कर लो कि भाई क्या क्या नहीं आएगा डिटेल में। तो एमबीए दीदी, साथ में बोलो एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर। ओके सर, एम फॉर margins held and kept in sundry deposits. B for BAF, bolo BAF, bankers acceptance facility, that is liabilities arising on account of utilization under BAF facility. Then A for amount received for DIGC oblique ECGC oblique insurance companies for ethics settlement oblique court receiver. D for derivative transactions or net unrealized gain oblique loss arising from derivative transactions under the trading portfolio. I for import bills, amount received in INR for import bills and held in sundry deposits pending final rates. D for discounting of bill by the bank by eligible financial institution approved by RBI. I for income received in advance which is non-refundable, and R for recoveries from borrower from bad debts. Then run U for unadjusted deposits lying in link branches for agency business not adjusted, and for net income provisions. P for paid up share capital, credit balance in P&L, and loan from RBI, refinance from Exim, NHB, SEDBI, NABARD. अब उसके अलावा सर क्या क्या आएगा डिटेल में, क्या क्या आएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगा भाई, डिटेल के काउंटिंग में आईएनसी आएगा। तुमको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, आईएनसी ने क्या किया, पैसे अब्रॉड से लिए, विदेश से पैसा लिया, बोरोइंग कहां से ली, अब्रॉड से ली, डिटेल में आएगा। आईएनसी ने बोरोइंग अब्रॉड से ली, डिटेल में आएगा। क्या लॉजिक बोल रहे हो सर, समझ नहीं आया, अरे भाई लॉजिक उजिक छोड़ो, याद करो, आईएनसी ने बोरोइंग कहां से ली, अब्रॉड से ली, डिटेल में आएगा। आईएनसी ने बोरोइंग कहां से ली, अब्रॉड से ली भाई साहब, डिटेल में आएगा। आईएनसी क्या है, आईएनसी, आई फॉर
Interest accrued on deposits should be calculated on each reporting fortnight, whether or not such interest is accounted in books of accounts. तो सर जो भी इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है ऑन डिपॉजिट ऑन द रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब क्या होता है सर 14 डेज। तो 14 डेज के हिसाब से, फोर्टनाइट के हिसाब से, 2 हफ्ते के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है या डिपॉजिट्स दैट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन ईच रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, तो सर वो डिटेल के कैलकुलेशन में आएगा, ध्यान रखिएगा। एनसी नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर कोई भी नेट क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में तो वो भी डिटेल में आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात क्या है सर, अगर क्रेडिट एंट्री है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो कि आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 5 ईयर्स, तो उसको ग्रॉस बेसिस में लेंगे। क्या लेंगे सर? ग्रॉस बेसिस में लेंगे। तो मतलब ग्रॉस बेसिस में लेंगे मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट नहीं करेंगे सर, ग्रॉस बेसिस में लेंगे। तो अगर लेस देन 5 ईयर्स है, अगर ये जो नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लेस देन 5 ईयर्स है, तो सर तब तो हम लोग इसको नेट बेसिस में डिटेल में लेंगे। किस में लेंगे सर? नेट बेसिस में डिटेल में लेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट एंट्रीज आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 5 ईयर्स तो ग्रॉस बेसिस में डिटेल में लेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट नहीं करेंगे, ग्रॉस फिगर लेंगे। उसके बाद सी फॉर कैश collateral received under collateralized derivative transactions as in this is in the nature of outside liabilities। तो सर यहां सॉरी बीच में साउंड चला गया था। ओके, तो नेट क्रेडिट बैलेंस इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना, नेट क्रेडिट बैलेंस इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये किया था अपन ने आईएनसी। तो यहां पे अपन ने क्या बोला सर, वैसे तो नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आप नेट बेसिस में लीजिए, लेकिन अगर क्रेडिट एंट्री है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो कि आउटस्टैंडिंग है 5 साल से ज्यादा, तो आप उसे ग्रॉस बेसिस में लीजिए। ठीक है। उसके अलावा कैश कोलैटरल रिसीव्ड अंडर कोलैटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, तो सर कोलैटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो एक एफएम का कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंदर अगर आप कोई कैश कोलैटरल रिसीव करते हो तो उसको वापस देना पड़ता है, उसको वहां पे वापस देने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो डिटेल में काउंट किया जाता है, वो डिटेल में काउंट किया जाता है। और उसके अलावा जो भी बोरोइंग्स हैं फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियन बैंक्स, उसको भी ग्रॉस लेवल पे काउंट किया जाता है। सिंपल सी चीज है। और जो नॉस्ट्रो अकाउंट होता है आर्स अकाउंट विद यू, जो नॉस्ट्रो अकाउंट होता है ना, इंडियन बैंक्स का अकाउंट जो फॉरेन बैंक्स में होता है, उसको भी अपने को केयरफुली स्क्रूटनाइज करना चाहिए। उसको भी क्या करना चाहिए सर, अपने को केयरफुली स्क्रूटनाइज करना चाहिए। कुछ रेमिटेंस वगैरह आया है, इनवर्ड रेमिटेंस वगैरह आया है, तो डिटेल का पार्ट हो सकता है। उसके अलावा एक नया टॉपिक और इंसर्ट हुआ है यहां पे कि while examining computation of DTL, ऑडिटर में स्पेसिफिकली एग्जामिन डिटेल्स ऑफ एग्जम्प्टेड कैटेगरीज। तो सर कुछ एग्जम्प्टेड कैटेगरीज करके इंसर्ट कर दिया। अब सर यार एक ही बात हो गई, मतलब आप यही मान लो डिटेल में काउंट नहीं होगा, लेकिन अलग से इन्होंने क्या कर दिया, डिटेल में काउंट नहीं होगा में नहीं डालकर अलग से दे दिया एग्जम्प्टेड कैटेगरी के डिटेल में नहीं आएगा, एग्जम्प्टेड। ठीक है जी, क्या नहीं आएगा? सिर्फ दो चीजें। सबसे पहला, मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स एज पर आरबीआई सर्कुलर। तो यहां पे क्या बोला सर, मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जो पैसा लिया गया है किस चीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए सर, और साथ ही साथ अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो यार ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स होते हैं बहुत लंबे लोन्स होते हैं, लंबे टेन्योर के लोन्स होते हैं। हाउसिंग लोन्स जो होते हैं बहुत लंबे टेन्योर के लोन्स होते हैं। और डीटीएल आप समझ सकते हो, नेचर ऑफ डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो बोला कि सर इसको एग्जम्प्ट कर दिया, इसको हमने एग्जम्प्ट कर दिया कि अगर बैंक ने पार्टिकुलरली वहां पे क्या किया है सर, कुछ भी मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट फैसिलिटीज ली है, आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वगैरह इशू किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को फाइनेंस करने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देने के लिए, तो बहुत नेक काम कर रही है बैंक। इसको हम डिटेल में काउंट नहीं करेंगे, एग्जम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, तो इसको हमने क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। उसके अलावा एलिजिबल अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल FCNR अकाउंट एंड NRE अकाउंट, आपने सुना होगा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट एंड NRE अकाउंट, दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। क्या हो गया ये? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो सर ये जो दो अकाउंट्स हैं, एक इंक्रीमेंटल FCNR अकाउंट, एक इंक्रीमेंटल कौन सा अकाउंट हो गया सर? FCNR अकाउंट हो गया। That is the foreign currency non-resident account, ठीक है जी। तो एक तो हो गया आपका फॉरेन करेंसी का नॉन रेजिडेंट, एक तो हो गया आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट।
जिसमें डॉलर्स वगैरह होंगे, यूरोज वगैरह होंगे, और एक हो गया नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जिसमें रुपीज वगैरह होंगे। बोला सर इन दो का जो भी एलिजिबल अमाउंट है, एलिजिबल अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल FCNR एंड NRE डिपॉजिट्स ऑफ मैच्योरिटीज ऑफ 3 years एंड अबव। सर 3 साल से ज्यादा का मैच्योरिटी है, 3 साल से ज्यादा का मैच्योरिटी है, तो सर 3 साल से ज्यादा का मैच्योरिटी है, तो यहां पे हमने बोला है सर एग्जम्प्ट कर दो इसे। तो पार्टिकुलरली FCNR एंड NRE डिपॉजिट अगर 3 साल से ज्यादा मैच्योरिटी है तो बोला एग्जम्प्ट कर दो। 3 साल से ज्यादा मैच्योरिटी है यानी मैच्योर्ड है वो, मैच्योर्ड लोगों को एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, है ना, मैच्योर्ड लोगों को एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। तो बोला सर इंक्रीमेंटल FCNR एंड NRE डिपॉजिट ऑफ मैच्योरिटीज ऑफ 3 years एंड अबव एग्जम्प्ट कर दो। ठीक है जी। तो एग्जम्प्टेड कैटेगरीज में याद रखना 2 चीजें हैं। सबसे पहला मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, कि भाई ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म हाउसिंग को फाइनेंस कर रहे हैं। उसके अलावा FCNR प्लस NRE अकाउंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मैच्योरिटीज ऑफ 3 years एंड अबव। तो याद रखिएगा सर अगर लेस देन 3 years है, अगर लेस देन 3 years है एग्जम्प्टेड नहीं होगा, अगर लेस देन 3 years है एग्जम्प्टेड नहीं होगा। तो अगर आपको बोला जाए एलिजिबल अमाउंट ऑफ FCNR NRE डिपॉजिट्स ऑफ मैच्योरिटी लेस देन 3 years, तो याद रखिएगा एग्जम्प्ट नहीं होगा। 3 years एंड अबव एग्जम्प्ट होगा, 3 years एंड अबव एग्जम्प्ट होगा। ठीक है। अगर आपको बोला जाए मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू फाइनेंस एजुकेशन लोन्स एग्जम्प्ट नहीं होगा, टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एग्जम्प्ट होगा, टू फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स एग्जम्प्ट होगा, टू फाइनेंस मैरिज लोन्स एग्जम्प्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। अब ऑडिटर को सर यहां पे एक चीज और वेरीफाई करनी है। ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई लोन्स आउट ऑफ FCNR डिपॉजिट्स एंड इंटरबैंक फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स फॉर रिपोर्टिंग इन फॉर्म ए रिटर्न। तो पार्टिकुलरली ऑडिटर को लोन्स वेरीफाई करना है आउट ऑफ FCNR डिपॉजिट्स एंड इंटरबैंक फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स फॉर रिपोर्टिंग इन फॉर्म ए रिटर्न। तो एक फॉर्म ए होता है, पार्टिकुलरली फॉर्म ए वाले रिटर्न में क्या करना है, वेरीफाई करना है। MCQ पर्पस के लिए खाली ध्यान रख लेना। बैंक शुड कन्वर्ट, अब देखना यहां पे क्या लिखा है, बोला सर बैंक शुड कन्वर्ट देयर फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑब्लिक लायबिलिटीज इन USD, ठीक है ना, इन USD, GBP, GBP, JPY एंड यूरो। तो मतलब सर एक तो बोला US डॉलर्स के बारे में, एक बोला ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बारे में, एक बोला जापानीज करेंसी के बारे में, और एक बोला यूरो करेंसी के बारे में। यानी US वाले मिल गए भाई, ब्रिटेन वाले मिल गए, जापान वाले मिल गए, यूरो वाले मिल गए, ठीक है ना। तो एक US वाले मिल गए, एक अपने ब्रिटेन वाले मिल गए, एक जापान वाले मिल गए, और एक यूरो वाले मिल गए। तो बोला सर अगर पार्टिकुलरली बैंक को क्या करना चाहिए, अगर बैंक की फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स लायबिलिटीज किस में है सर, US डॉलर्स में है, या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में है, या जापानीज करेंसी में है, या यूरो करेंसी में है, तो उसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहिए एट RBI रेफरेंस रेट्स, उसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहिए एट RBI रेफरेंस रेट्स, ठीक है ना। तो ये 4 करेंसी से हमें बहुत प्यार है। बोला US वाली करेंसी से हमें बहुत प्यार है, पाउंड वाली करेंसी से बहुत प्यार है, जापानी वाली करेंसी से तो बहुत ही प्यार है, और साथ ही साथ यूरो। तो इनको पार्टिकुलरली क्या करना चाहिए, अगर फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स लायबिलिटीज इन 4 करेंसीज में है तो INR में कन्वर्ट करना चाहिए एट द RBI रेफरेंस रेट। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी और करेंसी की बात करें, पाकिस्तानी करेंसी सर, स्विट्जरलैंड करेंसी सर, कनाडियन वाली करेंसी सर, तो यहां पे अपने को क्या करना है सर, RBI रेफरेंस रेट यूज नहीं करना है। अपने को RBI रेफरेंस रेट यूज नहीं करना है, पहले अपने को न्यूयॉर्क रेट यूज करके डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, और फिर डॉलर्स के बाद अपन RBI रेफरेंस रेट लेकर रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो MCQ के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है US डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन, जापानीज, यूरो। अगर बैंक के फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स लायबिलिटीज ये 4 करेंसी में है तो साहब RBI रेफरेंस रेट में कन्वर्जन करना है, और अदर करेंसी में पहले न्यूयॉर्क रेट में कन्वर्जन करना है, और फिर US डॉलर में कन्वर्जन करना है। एक और पॉइंट यहां पे क्लैरिफाई किया हुआ है, एज पर RBI सर्कुलर फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑब्लिक लायबिलिटीज रेफरेंस रेट फ्रॉम FBIL शुड बी टेकन, ठीक है। तो RBI सर्कुलर के हिसाब से जब भी कन्वर्ट किया जाएगा फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑब्लिक लायबिलिटीज को, तो रेफरेंस रेट फ्रॉम FBIL लिया जाएगा। FBIL क्या है सर, एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। FBIL क्या है, एक भारतीय संस्था है, अगेन जिसका एक्सचेंज रेट वगैरह आप ले सकते हो, और अगर रेफरेंस रेट FBIL से अवेलेबल नहीं है तो न्यूयॉर्क वाली क्लोजिंग रेट को यूज की जा सकती है फॉर कन्वर्जन ऑफ सच करेंसी इनटू US डॉलर्स, ठीक है जी।
तो नॉर्मली एफबीआई वाला रेफरेंस रेट ले लेना है, अगर एफबीआई रेट अवेलेबल नहीं है तो फिर वहां पे क्या कर ले लेनी है सर, न्यू ईयर क्लोजिंग रेट ले लेनी है। वी विल यूज द न्यू यॉर्क क्लोजिंग रेट फॉर कन्वर्जन ऑफ सच करेंसी इनटू यूएसडी। Auditor shall also particularly examine whether the balances in branch adjustment account of foreign countries have been taken into account in arriving at the net balance in branch adjustment account। हमने क्या बोला था सर, हमने बोला था कि जो भी नेट बैलेंस होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में वो डिटेल में काउंट होगा। हमने क्या बोला था, वो डिटेल में काउंट होगा। अब यहां पे क्या बोला है सर, ऑडिटर शुड ऑल्सो पार्टिकुलरली एग्जामिन वेदर द बैलेंसेस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ऑफ फॉरेन ब्रांचेस हैव आल्सो बीन कंसीडर्ड। तो ऑडिटर ये भी पार्टिकुलरली एग्जामिन करेगा कि सर जो फॉरेन ब्रांचेस हैं उनके भी बैलेंसेस को कंसीडर किया गया है कि नहीं, बिकॉज ब्रांचेस है ना वहां पे, तो देशी हो विदेशी हो क्या ही फर्क पड़ता है, देशी भी काउंट हो जाएगा, विदेशी वाले भी काउंट हो जाएंगे। एंड फाइनली बोला गया है एमसीक्यू के लिए एक और पॉइंट अमेंडमेंट का, ऑडिटर शुड एग्जामिन करेक्टनेस ऑफ डाटा इन फॉर्म ए रिटर्न फॉर सीआरआर एंड रिटर्न इन फॉर्म 8 फॉर एसएलआर। तो बोला सर सीआरआर के लिए होता है फॉर्म ए और एसएलआर के लिए होता है फॉर्म 8। क्या बात है भाई, सीआरआर के लिए फॉर्म ए, एसएलआर के लिए फॉर्म 8, सीआरआर के लिए फॉर्म ए और एसएलआर के लिए क्या है सर, फॉर्म 8। तो पार्टिकुलरली ऑडिटर एग्जामिन करेगा करेक्टनेस ऑफ डाटा इन फॉर्म ए रिटर्न फॉर द सीआरआर एंड फॉर्म 8 फॉर एसएलआर ऑन सैंपल बेसिस। ठीक है जी, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाली एमसीक्यू के लिए काम का है। और सर यही सारे अमेंडमेंट्स हैं जो अपने बैंक ऑडिट्स के अंदर हैं, जो कि आपको याद रखना है। तो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा बहुत गहराई में जाना, बिकॉज बहुत गहराई में जाके यहां कोई सेंस नहीं बनता। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको ये टेक्निक याद है जो मैंने आपको सिखा दिया तो आपका काम हो गया सर। तो डिटेल में क्या क्या, डिटेल में पार्टिकुलरली अगर बात करें तो क्या क्या नहीं आएगा, एमबीए दीदी रेंटू पटना लोन लेकर नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोरोइंग लिया विदेश से, इंक्लूड हो जाएगा। वो पूरा लिस्ट बना के ना लिख के 3-3 बार लिख लेना, 3-3 बार लिख के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। और उसके अलावा 2 एग्जम्प्टेड कैटेगरी डिटेल के लिए, मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स एंड एफसीएनआर एनआरई डिपॉजिट्स ऑफ मैच्योरिटी 3 years एंड अबव। और फिर 2 ये करेंसी रेट वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 करेंसीज जो होंगी यूएस डॉलर, पाउंड, जापानीज, यूरो, तो भाई इसमें सीधा सीधे आरबीआई रेफरेंस रेट यूज होगा कन्वर्जन के लिए, बाकी में पहले वो यूएस डॉलर वाला करेंसी यूज होगा, फिर जाके आरबीआई रेफरेंस रेट यूज होगा। तो ये सारी चीजें सर आप क्या करिए, बैंक ऑडिट के अंदर याद करके चलिए। थोड़े टिपिकल अमेंडमेंट्स हैं, बट जितना टेक्निक मैंने दिया है उस टेक्निक के हिसाब से चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एंड चांसेस है बेटा 90% चांसेस है कि आज अपन ने क्लासेस में जो भी अमेंडमेंट डिस्कस किया है इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो इसी बात पे क्या करो सर, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट।